नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के प्लेसेस न्यूज प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम में चर्चा में रहने वाले जो भी प्लेसेस होते हैं उनके बारे में मानचित्र के माध्यम से उन पर जानकारी लेते हैं। तो आज हम इसी क्रम में एक बड़े ही महत्वपूर्ण देश की चर्चा करने वाले हैं और वो जो देश है वो मोरक्को है। तो आज प्लेसेस न्यूज के तहत देखें तो मोरक्को की हम चर्चा करने वाले हैं। दो कारणों से ये चर्चा में है। एक तो कुछ समय पहले ही देखें तो भारत और मोरक्को के बीच में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण रक्षा सहयोग को लेकर एक समझौता हुआ था और एक एमओयू साइन किया गया था, जिस कारण से देखें तो मोरक्को एक बार चर्चा में था। और अभी हाल ही में देखें तो मोरक्को में जेनजी का सरकार के खिलाफ बड़ा विरोध देखने को मिल रहा है, जिस कारण से मोरक्को के बारे में भी देखें एक तरह से ये अफवाह फैलाई जा रही है कि हो सकता है कि वहाँ पर ये जो विरोध है ये बड़े स्तर पे हो सकता है, जैसे नेपाल, बांग्लादेश या दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में इस समय देखें तो सरकार विरोधी जो एक आवाज़ है वो काफ़ी तेज़ी से उभर रही है। तो इसी कारण से मोरक्को चर्चा में है। तो मोरक्को के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। मोरक्को कहाँ अवस्थित है, इसकी जो फिजिकल लोकेशन है वो कहाँ पर है और इससे जुड़े हुए जो भी अहम जानकारियां हैं, जैसे अगर पहले तो हम देखेंगे कि आखिर इसकी विश्व में अवस्थिति कहाँ पर है, भौगोलिक अवस्थिति की बात करेंगे, सीमावर्ती जो भी इसके आसपास के देश होंगे उन पर हम बात करेंगे। फिर हम देखेंगे कि इसकी विशेषता क्या है और इसके अलावा इससे जुड़े हुए जो भी भौतिक जो विषय हैं, जैसे तटरेखाएँ, जलवायु, नदी, पर्वत, इस यहाँ सबसे हाईएस्ट और सबसे लोएस्ट बिंदु पर अवस्थित कौन से प्लेसेस हैं उन पर हम बात करेंगे। और इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे और फिर देख लेंगे कि यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था आखिर कैसी है, भाषा कैसी है, राजधानी शहर कौन सा है, समाज यहाँ पर कैसा है, राजनीतिक पूरा कह सकते हैं कि ताना बाना कैसा है। और फिर हम देख लेंगे कि भारत और मोरक्को के बीच में जो एमओयू साइन किया गया है आखिर उसके महत्वपूर्ण पहलू क्या है और इसी पर आधारित एक प्रश्न की भी चर्चा कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक तरह से देखिए भारत मोरक्को के बीच में जो रक्षा सहयोग है इस कारण से मोरक्को चर्चा में था और फिर से जेनजी विरोध प्रदर्शन होने के कारण एक बार फिर से मोरक्को पूरे देश दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। न्यूज़ आर्टिकल आपके सामने दी गई है क्योंकि भारत और मोरक्को दोनों के बीच में देखें तो एक महत्वपूर्ण जो डिफेंस कोऑपरेशन है ये साइन किया गया था, जिस कारण से आप देखेंगे तो मोरक्को बड़ा ही चर्चा का विषय बना हुआ था। तो ये महत्वपूर्ण कारण है जिस कारण से क्या है कि मोरक्को साइन जो ये कह सकते हैं समझौता जो भारत के साथ एक तरह से साइन किया गया था, तो इस कारण से ये क्या है कि चर्चा का विषय बना हुआ है। और इसके अलावा अगर देखेंगे तो ये भी कह सकते हैं कि इस समय क्या है कि मोरक्को में जो जेनजी प्रदर्शन है सरकार विरोधी, इस कारण से क्या है कि मोरक्को एक बार फिर से चर्चा में है क्योंकि मोरक्को में देखेंगे तो जेनजी का जो विरोध प्रदर्शन है ये कुछ समय पहले स्टार्ट हुआ और अभी भी जारी है। जो यहाँ के यूथ हैं वो लगातार यहाँ पर लगभग 5 दिन से विरोध करते आ रहे हैं और सार्वजनिक सेवाओं की स्थिति को लेकर ये खास तौर पे जो विरोध प्रदर्शन है वो मोरक्को में देखा जा रहा है। और अब धीरे धीरे ये जो प्रदर्शन है अब अहिंसक के साथ अब हिंसक होते जा रहा है। अब तक देखें तो कई लोगों की गिरफ्तारी वहाँ पर हो चुकी है। पुलिस और लोगों के बीच में एक तरह से बड़े स्तर पे देखें तो क्लैश देखने को मिल रहा है। और जेनजी प्रदर्शन में भाग लेने वाले जो लोग हैं ये व्यापक मोरक्को में होने वाले भ्रष्टाचार की निंदा कर रहे हैं। उन्होंने 2030 के विश्व कप की तैयारी के लिए अरबों डॉलर खर्च करने पर भी सवाल उठाए। लोगों का ये कहना है कि कई स्कूलों और अस्पतालों में जो धन है उसकी कमी है और गंभीर स्थिति है। लेकिन मोरक्को के बड़े स्तर पर देखें तो जो अधिकारी हैं, जो अलग अलग जो प्रतिष्ठित लोग हैं, जो डेलीगेट्स हैं, जो बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हैं, उनके स्तर पे भ्रष्टाचार किया जा रहा है और इसी कारण से वहाँ पर विरोध देखने को मिल रहा है। तो ये न्यूज़ थी। न्यूज़ के अलावा थोड़ा सा आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। संस्कृति आईएएस के द्वारा गांधी जयंती के अवसर पे बड़ा ही महत्वपूर्ण ऑफर संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत 70 to 80% का डिस्काउंट आपको प्रदान किया जा रहा है। और ये जो डिस्काउंट है ये एसए के जो कोर्स हैं, एनसीईआरटी कोर्स है, जनरल हिंदी है, इन सभी पर प्रदान किया जा रहा है। लेकिन इसके लिए खास बात आपको ध्यान देने वाली है कि ये जो छूट है ये 2 से लेकर 6 अक्टूबर 2025 तक ही वैलिड है। इसके अलावा भी अगर कोई जानकारी आप चाहते हैं तो नीचे दिए गए जो नंबर है
555-124-124 पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर संस्कृति IAS की जो वेबसाइट है sanskrithias.com, इस पर विजिट करके भी संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब चूंकि चर्चा में मोरक्को है तो पहले मोरक्को के बारे में बेसिक जो जानकारी है वो देख लेते हैं। तो पहली बात होती है कि अगर किसी भी प्लेस को हमें ढूंढना हो तो इसके लिए हम किसका सहायता लेते हैं, तो हम मानचित्र का, मैपिंग का सहारा लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मानचित्र है और ये किसका है, तो ये अफ्रीका जो महाद्वीप है, जो कंटिनेंट है, उसी का मैप है। और अफ्रीका महाद्वीप में ये कहाँ मोरक्को आपको देखने को मिलेगा, तो अफ्रीका के उत्तरी भाग में, और एक तरह से आप देखेंगे तो उत्तर पश्चिम वाला ये वाला जो पार्ट है, यही क्या है, यही मोरक्को देश है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसकी क्या हो गई, ये एक भौगोलिक अवस्थिति हो गई कि आखिर जो दुनिया में मोरक्को है वो कहाँ पर है। तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो ये आपको अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में देखने को मिलेगा। और स्थान क्या है कि एक तरह से अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ये यहाँ पर इसकी अवस्थिति आपको देखने को मिलेगा। तो पहली बात हो गई, इसका लोकेशन आपने फिक्स कर लिया। दूसरी बात होती है कि इसकी भौगोलिक अवस्थिति तो हमने फिक्स कर ली कि आखिर ये है कहाँ पर। अब बात आती है कि कौन कौन से देश हैं जो अपनी सीमाएं इससे साझा करते हैं, यानी कि इसके सीमावर्ती देश कौन से हैं। तो देखिए, अगर इसके पूरब में आप बढ़ेंगे तो देखिए इसके ईस्ट में जाएंगे तो आपको कौन सा देश देखने को मिलेगा, तो यहीं पर आपको अल्जीरिया देश देखने को मिलेगा जो इससे अपनी सीमा साझा करता है। इसके पश्चिम में आएंगे तो सहारा जो क्षेत्र है, वेस्ट में क्या है कि जो सहारा है वो इससे लगता है। और अगर इसके एक तरह से उत्तर में जाएंगे तो ये देखिए पूरा जो भूमध्य सागर वाला जो मेडिटेरेनियन सी है ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये भूमध्य सागर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो ये जली सीमा इससे लगती है। और इधर देखेंगे तो अटलांटिक ओशियन आपको देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ के महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है वो देखने को मिले। तो मूल तौर पे आप देखेंगे तो यहाँ पर 3 देश, सीमावर्ती अगर देशों की बात करेंगे तो 3 क्षेत्र हैं जो, यानी कि अगर लैंड की हम बात करते हैं तो 3 क्षेत्र क्या होते हैं कि वो इससे अपनी सीमा साझा करते हैं। इधर अगर देखेंगे तो एक तरह से जो स्पेन वाला जो पोर्शन है वो इससे लगता है। दूसरी तरफ देखेंगे तो अल्जीरिया है, और तीसरे तरफ देखेंगे तो पश्चिम जो सहारा वाला क्षेत्र है वो इससे लगता है। और इसके पश्चिम में पूरा ये अटलांटिक जो महासागर वाला जो क्षेत्र है ये पूरा फैला हुआ है। तो ये इसकी बेसिक इसके बारे में जानकारी हो गई। अब थोड़ा सा अगर अवस्थिति जैसे हमने देखा, अब भूगोल में क्या होता है कि अवस्थिति का मतलब 2 तरीके से हो सकता है। एक तो किसी के सापेक्ष में हम बता देते हैं, जैसा कि हमने बताया कि अफ्रीका महाद्वीप के सबसे उत्तर में अवस्थित है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन की अगर हम बात करें तो वो होता है कि इसका अक्षांशी और देशांतरी अवस्थिति आखिर है क्या। तो इसकी अगर हम बात करेंगे कि आखिर ये किस गोलार्ध में अवस्थित है, तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये इक्वेटर आपको देखने को मिल रहा है। ये भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा जिसे हम बोलते हैं, या 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। तो इसके क्या है, आप देखेंगे एक तरह से पूरा जो क्षेत्र है ये इसके एक तरह से उत्तर में है। ये वाला देश, ये देखिए इसकी हम बात करें तो अफ्रीका का ये वाला जो क्षेत्र है इसके उत्तर में है, यानी कि ये उत्तरी गोलार्ध में हो गया। और दूसरी बात क्या हो गई कि जो प्राइम मेरिडियन लाइन है, ये देखिए 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसके क्या है, ये पश्चिम में है। तो ये क्या हो गया, ये पश्चिम गोलार्ध का एक देश हो गया। तो यानी इसकी जो भौगोलिक अवस्थिति मानी जाएगी वो क्या मानी जाएगी कि ये उत्तर पश्चिम गोलार्ध में अवस्थित एक क्या है, ये महत्वपूर्ण देश है। तो ये बेसिक जानकारी इसके बारे में हमने ले ली। विशेषता की बात करेंगे तो एकमात्र ये अफ्रीकी देश है जिसकी जो तटरेखा है ये अटलांटिक महासागर के साथ क्या है कि इधर देखेंगे तो भूमध्य सागर से भी लगती है। तो ये एकमात्र देश है अफ्रीका का जिसकी तटरेखा क्या है कि 2 यहाँ पर जो क्षेत्र है, जलीय क्षेत्र है, अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर दोनों से लगती है। उत्तरी तट पे देखेंगे तो स्पेन के जो कुछ क्षेत्र हैं ये आपको देखने को मिलते हैं। मोरक्को का अधिकांश जो भाग है, इसका जो अधिकांश क्षेत्र आप देखेंगे वो क्या देखने को मिलेगा, ये पर्वतीय क्षेत्र देखने को मिलेगा। पर्वतीय रूप में, पहाड़ के रूप में क्या है, इसका जो अधिकांश एरिया है वो क्या है, वो पर्वतीय क्षेत्र के रूप में यहाँ पर मौजूद है।
और कुछ पठार, कुछ घाटियाँ भी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती हैं। एटलस जो दुनिया का सबसे फेमस पर्वतों में शामिल है, तो एटलस पर्वत देश के मध्य क्षेत्र में फैला हुआ आप देख सकते हैं। ये एटलस जो माउंटेन है उसका क्षेत्र यहाँ पर दर्शाया गया। तो एटलस जो पर्वत है उसका जो विस्तार है देश के बीचों बीच भाग में आपको देखने को मिल सकता है, जबकि जो पर्वत है वो उत्तरी छोर पर भी फैला हुआ है। तो ये इसके बारे में बेसिक जो जानकारी है वो हमने देख ली। अब मोरक्को का जो फिजिकल ज्योग्राफी है वो हम देखने का प्रयास करते हैं। तो इसके पश्चिम में हमने बताया कि इसकी जो तटरेखा है अटलांटिक ओशियन से लगती है, उत्तर में जाएंगे तो भूमध्य सागर से इसकी जो तटरेखा है वो लगती है। तो ये दो क्षेत्र से, एक तरफ अटलांटिक और दूसरी तरफ जो मेडिटेरेनियन जो सी है उससे ये लगता है। और इसके अलावा भी आप देखेंगे तो जो स्पेन है, स्पेनिश जो परिक्षेत्र है, सेउटा है, मेलीला है, उनसे ये क्या करता है, एक तरह से उनके तट जो है ये इससे सटे हुए हैं। मोरक्को उत्तरी अफ्रीका के मागरेब क्षेत्र में स्थित एक देश है और इसका जो क्षेत्रफल है वो 7 लाख वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है। 3 स्थलीय सीमाओं को ये साझा करता है, अल्जीरिया के साथ, दूसरा पश्चिम सहारा के साथ, ये पूरा जो, और इधर स्पेन के साथ। हालांकि मोरक्को के पश्चिम में सहारा जो क्षेत्र है वो अभी भी तकनीकी रूप से राष्ट्र का हिस्सा बना हुआ है। मोरक्को जो सरकार है, मोरक्को सरकार का इस जगह पर बहुत कम या कोई नियंत्रण नहीं है। तो इस तरह की जो बातें हैं वो आप देख सकते हैं। मोरक्को के साथ एक तरह से स्थलीय जो जुड़ाव है वो सीधे नहीं है। यहाँ पर आपको एक महत्वपूर्ण जो जल संधि है वो भी आपको देखने को मिल सकती है। स्ट्रेट ऑफ जो जिब्राल्टर है, जिब्राल्टर जो जल संधि है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अब थोड़ा सा क्लाइमेट की हम बात करें कि जो जलवायु है वो क्या है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो पश्चिम जो सहारा है उसके उत्तर में स्थित मोरक्को जो क्षेत्र है इसका अधिकांश जो भाग है, विशेष रूप से जो तटीय किनारे हैं, वो विशिष्ट भूमध्य सागरी जो जलवायु है, जो कह सकते हैं कि मिड वेट विंटर्स यहाँ पर देखने को मिलता है। तो विशिष्ट भूमध्य सागरी जो जलवायु है उसका प्रभाव यहाँ पर तटीय वाले जो क्षेत्र है वहाँ पर देखने को मिलता है, जिसमें हल्की गति की या हल्की कह सकते हैं कि गीली सर्दियाँ या गर्म शुष्क जो ग्रीष्मकाल है वो आपको देखने को मिलता है। ओवरऑल कह सकते हैं कि इस पूरे क्षेत्र में क्या है कि माइल्ड जो वेट विंटर होता है वो आपको देखने को मिल सकता है। तो ये बात यहाँ पर देखने को मिलती है जो इसकी क्लाइमेटिक जो विशेषता है। और इसके अलावा आप देखेंगे हॉट ड्राई समर यहाँ पर देखने को मिलता है। तो माइल्ड वेट जो विंटर्स है और हॉट कह सकते हैं कि मतलब एकदम से गर्म और एकदम से ड्राई जो समर होता है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पर? तो मोरक्को में। तो ये यहाँ का क्लाइमेट हो गया। अगर हम नदी की बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे जो महत्वपूर्ण नदी है वो एक ही है, मौया जो रिवर है वो सबसे महत्वपूर्ण नदी है। पूरा एटलस जो पर्वतीय क्षेत्र में है यहीं से एक तरह से देखेंगे तो यही इसका सोर्स है। और बहाव कहाँ पर जाता है? तो ये निकल जाएगी धीरे धीरे कहाँ पर? भूमध्य सागर में इसका एक तरह से निकास हो जाएगा। यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण जो पर्वत है वो कौन सा है? तो वो एटलस पर्वत यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण पर्वत है। और यहीं पर अगर आप देखेंगे तो सबसे ऊंचाई पर अवस्थित कह सकते हैं कि जो सबसे हाईएस्ट या उच्चतम जो बिंदु है, जो जेबल टाउकल जो क्षेत्र है, ये यहाँ का है मोरक्को। और एटलस पर्वत की सबसे ऊंची एक तरह से चोटी भी कहा जाता है। तो यहाँ का सबसे ऊंचाई पर अवस्थित अगर आप बोलेंगे तो ये क्या है? सबसे ऊंचाई वाला जो स्थान है वो यहाँ का क्या है? तो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है जेबल तौबकल। इसकी जो ऊंचाई है यहाँ पर दी गई नहीं है, लेकिन ये 4161 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ये यहाँ का सबसे मतलब मोरक्को या फिर एटलस क्षेत्र का सबसे ऊंचाई पर अवस्थित क्षेत्र माना जाता है। नदी के बारे में हमने बता दिया कि यहाँ का मौया जो नदी है ये सबसे महत्वपूर्ण जल के स्रोत का क्या है? ये साधन है। तो यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण नदी के तौर पे क्या है? जो मौया रिवर है वही है। इसका जो स्रोत है वो एटलस पर्वत में ही स्थित है और भूमध्य सागर में इसका निकास होता है। तो ये यहाँ की बेसिक जानकारी हमने देख ली। इसके अलावा अगर देखेंगे तो ये हाईएस्ट पॉइंट हो गया। इसके अलावा आप देखना चाहेंगे तो सिबका जो ता है वो सबसे यहाँ का लोवेस्ट पॉइंट माना जाता है। सहारा रेगिस्तान देश के दक्षिण पूर्वी अगर क्षेत्र में देखेंगे तो पूरा कवर करता है। और इसके अलावा रेगिस्तान का मोरक्को वाला जो हिस्सा है वो भी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ, जो पूरा कहें तो दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा रेगिस्तानी क्षेत्र माना जाता है। यहाँ की जलवायु पहले हमने बताया कि इतना गर्म जलवायु होता है, इसके कई सारे फायदे भी हैं तो कई सारे नुकसान भी हैं।
मोरक्को और सहारा के भीतर स्थित ये जो पूरा क्षेत्र है, यहाँ पर देखेंगे तो कई सारी समस्याएं, जैसे भूमि क्षरण एक बड़ी समस्या है, क्योंकि जो पशु हैं, पशुओं के अत्यधिक चरने से, वनस्पतियों के विनाश होने से जो यहाँ पर सॉइल डिग्रेडेशन है, वो एक पर्यावरणीय जो संकट है उस रूप में मोरक्को में मौजूद है। यानी कि मृदा जो क्षरण है, मृदा निम्नीकरण है, वो यहाँ के लिए एक बड़ी पारिस्थितिकी समस्या बना हुआ है। और यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है, जो मोया नदी है, मोरक्को में पानी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। और इस क्षेत्र में देखेंगे तो सीमित स्तर पे कृषि से जुड़ी हुई जो गतिविधियाँ हैं वो भी आपको देखने को मिल सकती है। तो देश का ये जो हिस्सा है, ये नदी वाला जो क्षेत्र है, ये कृषि के दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण मोरक्को का क्षेत्र माना जाता है। और यहाँ पर देखेंगे तो कई सारे बड़े बड़े जो मैदान हैं, जैसे सैस जो मैदान है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस पूरे क्षेत्र में देखेंगे तो जो स्थानीय जो अर्थव्यवस्था है वो मूल रूप से लोगों का क्या है कि कृषि है। एक तरह से पिछड़ा हुआ ये क्षेत्र माना जा सकता है, क्योंकि एक तरह से पर्वतीय पहाड़ी पठारी वाला पूरा क्षेत्र है। तो यहाँ पर आर्थिक जो विकास है वो बहुत नहीं हो पाया है। अगर थोड़ा सा यहाँ पर हम बात कर ले राजनीतिक, इसके संदर्भ में अगर इसका थोड़ा सा हम राजनीतिक यहाँ की विशेषता की बात करें तो यहाँ पर 2 विधायी जो सदन है वो मौजूद है। भाषा की बात करेंगे तो आधिकारिक जो भाषा है यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसका जो भाषा है यहाँ की मोरक्को की वो अरबी है। लगता है कि अरबी वाला पूरा क्षेत्र माना जा सकता है। और एक तरह से तामजित बर्बर जो लोग होते हैं, एक तरह से जंगली या जो घुमंतू होते हैं, वो उनकी जो भाषा है वो तमाजित बोली जाती है। क्या बोली जाती है? तो उसे तमाजित भाषा बोला जाता है। तो यहाँ पर अरबी के साथ क्या है कि एक बर्बर जो जनजाति हैं या इस तरह के जो लोग हैं वो इस भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो लगभग 2/3 जो आबादी है वो क्या करती है, वो अरबी भाषा बोलती है। और लगभग क्या है कि 1/3 जो लोग हैं जो बर्बर कह सकते हैं, वो क्या करते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाजिद जो भाषा है उसका इस्तेमाल करते हैं। इसकी जो राजधानी है वो कहाँ है? तट पे है, अटलांटिक महासागर के तट पे जो रबात है वो यहाँ का क्या है, एक महत्वपूर्ण आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक गतिविधि का ये सबसे महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। तो ये इसके बारे में हमने देख लिया। समाज की बात करेंगे तो पहले हमने बताया कि यहाँ पर बर्बर और अरबी भाषी लोग यहाँ पर महत्वपूर्ण रूप से हैं। यानी कि यहाँ पर जो धर्म है वो कौन सा है, तो यहाँ पर इस्लाम धर्म को मानने वाले सबसे अधिक है। यानी बहुसंख्यक जो हैं वो इस्लाम धर्म को मानते हैं। तो ये हमने बेसिक जो मोरक्को है उसके बारे में जानकारी ले ली। अब भारत और मोरक्को के बीच में देखें तो बड़ा ही महत्वपूर्ण एक रक्षा सहयोग पर समझौता हुआ है। दोनों देश एक दूसरे को सहयोग देंगे। और भारत की जो अफ्रीका महाद्वीप के लिए जो अपनी एक पॉलिसी है, जैसे हर क्षेत्र के लिए उसने जैसे एक्ट ईस्ट पॉलिसी या अलग अलग जो पॉलिसी बना रहा है, वेस्ट के लिए बना रहा है, तो वैसे ही क्या है कि अफ्रीकी जो कंट्रीज़ हैं उनके लिए जो भारत का अपना एक नीति है कि हम अफ्रीकन जो कंट्रीज़ हैं उनसे जुड़े, उसी के तहत देखें तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण जो साझेदारी है वो मानी जा रही है भारत की मोरक्को के साथ। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करेंगे तो कूटनीतिक जो संबंध है भारत और मोरक्को के बीच में वो आज से नहीं है, 60 के दशक से हैं, लगभग 50 कह सकते हैं 1957 से हैं। और इस समय क्या है कि हालिया जो समझौता हुआ है वो सामरिक और सुरक्षा आयामों के संदर्भ में हुआ है। अलग अलग और भी सहयोग पर कह सकते हैं दोनों देश सहमत है, जैसे फास्फेट, फर्टिलाइजर्स, क्योंकि मोरक्को विश्व के सबसे बड़े फास्फेट उत्पादकों में शामिल है और भारत की जो ज़रूरत है फास्फेट जो फर्टिलाइजर्स हैं, तो इस कारण से भारत ने मोरक्को के साथ ये एग्रीमेंट किया है। फार्मा, आईटी, जो अलग अलग नवीकरणीय ऊर्जा है, एजुकेशन है, उन पर भी दोनों देश एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। भारत अफ्रीका फोरम जो समिति है उसके माध्यम से क्या है कि आपस में इनका सहयोग हो रहा है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि अभी तक क्या है कि जो मोरक्को भारत के बीच में जो एक समझौता हुआ है, कह सकते हैं रक्षा सहयोग से जुड़े हुए या अन्य विषयों पर जो भी समझौता हुए हैं, ये एक महत्वपूर्ण हो सकते हैं दोनों देशों के लिए या एशिया या फिर कह सकते हैं अफ्रीकी महाद्वीप के बीच में संबंधों को लेकर। तो भारत और मोरक्को की अफ्रीका आउटरीच जो रणनीति है एक महत्वपूर्ण गेटवे हो सकती है। भौगोलिक रूप से यूरोप, अफ्रीका और अटलांटिक को जोड़ने वाला ये एक ब्रिज भी बन सकता है और भारत के लिए रक्षा, ऊर्जा, सुरक्षा,
फर्टिलाइजर्स, वैश्विक जो दक्षिण है उसके सहयोग के लिहाज से देखें तो ये जो MOU साइन हुआ है भारत और मोरक्को के बीच में, एक रणनीतिक साझेदारी हो सकती है आने वाले भविष्य के दृष्टिकोण से। तो ये पूरा टॉपिक हमने देखा कि आखिर क्यों चर्चा में है मोरक्को। इसके अलावा इससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण भौगोलिक जो इसकी विशेषताएं थी उन पर हमने बात की, और भारत और मोरक्को के बीच में जो एक MOU साइन किया गया उस पर भी हमने बात की। यहाँ से कई सारे आपके जो प्रश्न हैं वो भी बन सकते हैं, जैसे जो जेबल टोबकल है इस पर बन सकता है, यहाँ की जो रिवर है, यहाँ की राजधानी, यहाँ की भाषा, यहाँ का जो समाज है, इस पर आधारित प्रश्न बन सकता है। इसके अलावा अगर एक प्रैक्टिस के लिए हम बात करें तो एक बहुविकल्पीय प्रश्न हम आपके लिए देते हैं। मोरक्को किस महासागर और सागर से घिरा हुआ है, ये आपसे पूछा जा रहा है मोरक्को के संदर्भ में कि आखिर किन दो जलीय क्षेत्रों से घिरा हुआ है मोरक्को। हिंद महासागर, अरब सागर, या फिर अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर, प्रशांत महासागर और लाल सागर, अटलांटिक महासागर और अरब सागर। तो इस प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं। मेंस के भी बहुत सारे यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, जैसे GS के पेपर 2 में IR का प्रश्न बन सकता है। भारत अफ्रीका जो साझेदारी है ये रक्षा सहयोग, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है, क्यों अहम हो जाती है, इस पर प्रकाश डालिए। या फिर GS के पेपर 1 से बन सकती है कि भूमध्य सागरीय जो जलवायु है ये मागरेब क्षेत्र की भौगोलिक विशेषताओं के संदर्भ में क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि दोनों देशों के बीच में जो साझेदारी है, जो सतत सहयोग है, उस पर आपकी क्या सोच है, आप क्या इस पर कहना चाहते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, जैसे मोरक्को उत्तरी अफ्रीका में भारत का एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार बनकर उभर रहा है। हालिया रक्षा जो सहयोग है उसके तहत जो भी समझौता है उसके संदर्भ में विश्लेषण कीजिए, या इस क्षेत्र के संदर्भ में जो भी भौगोलिक स्थिति है इसे वैश्विक राजनीति में कैसे महत्वपूर्ण बनाती है, इस पर आपसे कुछ 200, 150, 300 शब्दों में आपसे उत्तर मांग सकता है। तो इस तरह के इस टॉपिक पर मेंस के प्रश्न भी बन सकते हैं। तो इस तरह से हमने आज अपने प्लेसेस न्यूज़ में मोरक्को की चर्चा कर ली और इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं उन पर भी बात कर ली। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में एक और प्लेस पर चर्चा करने के लिए आपसे रूबरू होंगे। तो आज इतना ही रखते हैं, इजाज़त दीजिए। थैंक यू।